शुरुआत करते हैं आज की न्यूज़पेपर की। सबसे पहले हम जाएंगे बिजनेस वाले पेज में और न्यूज़ को देख लेते हैं। टी के प्रोडक्शन को लेकर के ये न्यूज़ आई है। जून के महीने में टी का जो आउटपुट रहा है उसमें गिरावट देखने को हमको मिली है 17% की। मेन रीज़न है इसका फ्लड का। इसके साथ साथ में जो कीट रहते हैं उन्होंने भी अटैक किया था। इसके चलते चलते इसका प्रोडक्शन डाउन रहा है। इंडिया के जून का टी प्रोडक्शन में 17.4% की गिरावट आई है पिछले साल से यदि आप तुलना करोगे तो। ठीक है, 141.31 मिलियन किलोग्राम। द स्टेट रन टी बोर्ड का ऐसा कहना है। रीजन बताया जा रहा फ्लड मतलब बाढ़ का, इसके साथ साथ में पेस्ट अटैक का, जो कीट रहते हैं उनका भी अटैक हो रहा है। इसने डेंटेड किया था आउटपुट मेन प्रोड्यूसिंग रीजन में। जून के महीने में काफ़ी हैवी रेनफॉल हुआ था फ्लडेड टी गार्डन्स में। ठीक है, इसी के चलते चलते असम के जो टी गार्डन है वहाँ पर फ्लड आ गई थी। विच अकाउंट फॉर मोर देन हाफ द कंट्रीज प्रोडक्शन। ये एरिया पूरा देश भर में जितना भी टी हो रहा है, चाय का उत्पादन हो रहा है, उसका 50% हिस्सा इसका ही है। ठीक है, इसी के चलते चलते जब बाढ़ आ गई तो लोगों को मुश्किल हो गया उसकी पत्तियों को तोड़ना। दैट सेंट प्रोडक्शन डाउन 19% ईयर ऑन ईयर टू 74.35 मिलियन किलो। ठीक है, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे आप देखोगे तो 19% की गिरावट आई। लगभग प्रोडक्शन रहा 74.35 मिलियन किलो का। बताया जा रहा है हमारे देश में चाय की पत्तियों का जो तोड़ा जाता है, टी प्लकिंग इन इंडिया द वर्ल्ड सेकेंड बिगेस्ट टी प्रोड्यूसर। सेकेंड नंबर पर हम टी के प्रोड्यूसर में स्थान रखते हैं। ठीक है, नॉर्मली बताया जा रहा है ये जो काम है जून से लेकर के अक्टूबर के महीने में किया जाता है। यदि हम बात करें 2022 के फर्स्ट हाफ में इंडिया का टी प्रोडक्शन में गिरावट आई थी 20% फ्रॉम ए ईयर अर्लियर टू 360.19 मिलियन किलो। अब देखिए, जब इसका प्रोडक्शन हो रहा है तो डिमांड तो लोगों की वही है। जब किसी भी चीज़ की डिमांड बढ़ जाती है और उसका प्रोडक्शन कम हो जाता है तो इससे उसके जो प्राइस है ना वो हाई हो जाते हैं। चाय बोर्ड का कहना है जून में कम चाय के उत्पादन ने जुलाई के महीने में एवरेज चाय की कीमत 194.49 मतलब कि $2.44 प्रति किलो तक बढ़ा दी है, जो साल दर साल 10.5% हुआ करती थी। देश मुख्य रूप से इजिप्ट और यूके को सीटीसी ग्रेड का निर्यात करता है। ठीक है, जिसमें कुछ कुछ अलग कैटेगरी है, जिसको यहाँ पर क्या लिखा है, ऑर्थोडॉक्स वैरायटी। इसको हम शिफ्ट निर्यात करते हैं इराक, ईरान और रसिया को। जो सीटीसी वाली चाय होती है इसको प्रोड्यूस किया जाता है यूजिंग ए मैक्रेसन डिवाइस। ठीक है, इसको भी हम देख लेते हैं किस टाइप की रहती है मैक्रेसन डिवाइस। इसमें मैक्रेसन वाली जो डिवाइस यूज़ क्या करती हैं, वो क्या काम करती हैं, जैसे कि जिस चीज़ का आपको रस प्राप्त करना है उसको आप एक घोल में उसको डाल दीजिए। ठीक है, घोल में डालने के बाद क्या होगा, चाय की पत्ती का जो रस है ना पूरी तरह से उस सॉल्वेंट में, उस पानी में मिल जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से इसका प्रोडक्शन किया जाता है। इस प्रोसेस में हम क्या काम करते हैं, जो सॉलिड इंग्रेडिएंट हमारे पास है ना, एक हमारे पास कंटेनर है, इसमें हम उनको रख देंगे। द होल ऑफ सॉल्वेंट एंड अलाउड टू स्टैंड फॉर पीरियड ऑफ 3 दिन तक इसको हम रखते हैं। 3 से 7 दिन का टाइम पीरियड रहता है विद फ्रिक्वेंट एजिटेशन अनटिल द सॉल्यूबल मैटर इज़ डिसॉल्व। ठीक है, जब तक कि दोनों आपस में मिल ना जाए, इस प्रकार से प्रोसेस की जाती है। और यदि हम इसकी पिक्चर की बात करें मैक्रेसन डिवाइसेस की, तो ये पिक्चर आप देख रहे हैं मैक्रेसन डिवाइसेस के यहाँ पर दिखाए गए हैं।
और ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं ना, ये है टी एक्सट्रैक्शन मशीन। इस मशीन में उसको डाला जाता है और यहीं से उस किस्म की चाय को हम प्राप्त करते हैं जिसका नाम है सीटीसी चाय। और जो सीटीसी चाय होती है, क्रश टीयर कर्ल, ठीक है, क्रश करो, टीयर करो, फिर कर्ल करो, ग्रेड मेनली टू इजिप्ट, यूके, ठीक है, इनको हम क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। सीटीसी किस्म की जो चाय होती है, सीटीसी, सी फॉर हो गया क्रश, टी फॉर टीयर और सी फॉर कर्ल हो गया। फॉरेन वाले पेज से पाकिस्तान की एक न्यूज़ आई है जिसमें इमरान खान के ऊपर चार्ज लगाया गया है टेररिज्म का। फॉर्मर पीएम मतलब जो भूतपूर्व प्रधानमंत्री हैं, इनको मिल गई है प्रोटेक्टिव बेल नेक्स्ट 3 डेज़ के लिए। इनको जो सपोर्ट करते हैं उन्होंने वार्निंग दी है उनके अरेस्ट को कि ये जो यदि इनको अरेस्ट किया जाता है तो वो एक रेड लाइन होगी। पाकिस्तानी पुलिस ने फाइल किया है टेररिज्म के चार्ज अगेंस्ट फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान। ऑथोरिटीज़ का कहना है मंडे के दिन, ठीक है, एस्केलेटिंग पॉलिटिकल टेंशन। इससे क्या हो रहा है, इससे पॉलिटिकल टेंशन तेज़ी से बढ़ते जा रही है पाकिस्तान में। एज आउटस्टेट प्रीमियर होल्ड मास रैली सीकिंग टू रिटर्न टू ऑफिस, क्योंकि कई सारे जो लोग हैं वो रैली निकाल रहे हैं, ठीक है, धरना प्रदर्शन चालू हो गया है। द चार्जेस फॉलोड ए स्पीच मिस्टर खान गेव इन इस्लामाबाद ऑन सैटरडे। ये चार्ज उनके ऊपर कब लगाया गया, जब वो इस्लामाबाद में स्पीच दे रहे थे, जनता को संबोधित कर रहे थे शनिवार के दिन, ठीक है। इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं लैंसेट के एक अध्ययन को लेकर के। टोमेटो फ्लू डिटेक्ट किया गया है बच्चों में इंडिया में, ऐसा लैंसेट की रिपोर्ट का कहना है। केसेस रिपोर्ट किए गए हैं केरल में, तमिलनाडु में, उड़ीसा में। प्रिकॉशंस टेकन टू चेक स्प्रेड, ठीक है, इसके बाद हमें प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है ताकि हम स्प्रेड को रोक सकें। एक नया इन्फेक्शन जिसका नाम रखा गया है टोमेटो फ्लू या फिर टोमेटो फीवर हैज़ बीन डिटेक्टेड इन इंडिया मोस्टली अमंग चिल्ड्रन यंगर देन 5। ये जो बीमारी है वो डिटेक्ट करी गई है 5 साल से कम उम्र के बच्चों में। ये जानकारी है अकॉर्डिंग टू ए रिपोर्ट इन लैंसेट रेस्पिरेटरी जनरल, ठीक है, लैंसेट की एक पत्रिका है उसमें इसका प्रकाशन किया गया था। नॉन लाइफ थ्रेटनिंग, उतना ज़्यादा तो ये नुकसान नहीं पहुंचाता है ये वायरस। इसको पहली बार आइडेंटिफाई किया गया था कोल्लम डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला ऑन 6 मई, 6 मई की ये खबर है। अब यहाँ यदि आप 26 जुलाई तक देख लो, 82 से भी ज़्यादा बच्चे ऐसे हैं यंगर देन 5 ईयर हैड बीन रिपोर्टेड विद द इन्फेक्शन बाय गवर्नमेंट हॉस्पिटल इन केरला। केरला की गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आज देखोगे तो 82 मरीज हो चुके हैं। द रिपोर्ट पब्लिश इन अगस्त 17 इशू ऑफ द जनरल सेट, 17 अगस्त को जो जनरल में इसका प्रकाशन किया गया था। इट फर्दर सेड दिस एंडेमिक वायरल इलनेस ट्रिगर्ड एन अलर्ट इन तमिलनाडु एंड कर्नाटका। अब आप देख रहे हैं न केवल एक स्टेट में बल्कि दूसरे स्टेट में भी इसके केसेस आने लगे हैं। एडिशनली यदि हम बात करें 26 बच्चे जिनकी उम्र 1 से लेकर के 9 साल है रिपोर्ट किए गए हैं इस इन्फेक्शन से उड़ीसा में। टू डेट अपार्ट फ्रॉम केरला, तमिलनाडु एंड उड़ीसा, नो अदर रीजन इन इंडिया हैज़ बीन अफेक्टेड बाय द वायरस। तो 3 स्टेट ऐसे हैं जिसके अलावा कहीं पर भी इस वायरस के केसेस दर्ज नहीं किए गए हैं। प्राइमरी सिम्टम्स को हम देख लेते हैं। द प्राइमरी सिम्टम्स ऑफ द टोमेटो फ्लू आर सिमिलर टू दोस ऑफ चिकनगुनिया, सेम टू सेम वैसा ही है जैसे कि चिकनगुनिया के लक्षण होते हैं, जिसमें इंक्लूड है हाई फीवर हो सकता है, रैसेस हो सकते हैं आपके शरीर में, इसके साथ साथ में इंटेंस पेन हो सकता है, बहुत तेज़ आपको दर्द होगा आपके जोड़ों में। रैसेस मतलब होता है चकते पड़ जाना, जैसे चिकन पॉक्स में आप देख रहे हैं। वहीं यदि आप देख लो अदर वायरल इन्फेक्शन से, फर्दर सिम्टम इंक्लूड फैटिग,
और इसके साथ साथ में नासुआ मतलब जी मिचलाना, वोमिटिंग होना, डायरिया, डिहाइड्रेशन, स्वेलिंग ऑफ जॉइंट, बॉडी एचेस, ठीक है। इसके साथ साथ में बॉडी में दर्द होना, कॉमन इन्फ्लुएंजा जैसे सिम्टम हैं विच आर सिमिलर टू दोस मैनिफेस्टेड इन डेंगू, मतलब डेंगू की तरह भी लक्षण यहाँ पर हमको दिखाई दे रहे हैं। टोमेटो फ्लू काफ़ी सिमिलर माना जा रहा है चिकनगुनिया और डेंगू। इसके साथ साथ में एज वेल एज हैंड, फूट एंड माउथ डिसीज़। द ट्रीटमेंट इज़ आल्सो सिमिलर। जब इसके लक्षण सिमिलर हैं किसी बीमारी से तो हम भी इसका इलाज उसी बीमारी के समान ही करेंगे। आइसोलेशन करना है, रेस्ट, प्लेंटी ऑफ फ्लड्स एंड हॉट वाटर स्पॉन्ज फॉर द रिलीफ ऑफ इरिटेशन एंड रेसेस। रेसेस यदि आपको हो गया है तो ठीक है, हॉट वाटर का स्पंज दिया जाएगा। साथ ही साथ में प्रोटेक्टिव थेरेपी दी जाती है पैरासीटामॉल की, ताकि बुखार ना आए, बॉडी में दर्द चला जाए। अदर सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट में भी रिक्वायर्ड, इसके अलावा कुछ सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट भी इलाज भी करे जाते हैं। वहीं यदि अदर टाइप्स ऑफ इन्फ्लुएंजा की बात करें, टोमेटो फ्लू इज़ वेरी कॉन्टेजियस एंड चिल्ड्रन आर एट एन इंक्रीज रिस्क। यदि इसको इन्फ्लुएंजा की तरह लक्षण आ रहे हैं तो समझ लीजिए बच्चे काफ़ी बढ़ते हुए रिस्क में हैं। और यंग जो बच्चे होते हैं वो सबसे ज़्यादा इससे प्रभावित होते हैं, ठीक है। टचिंग अनक्लीन सरफेस, यूजिंग नैपीस, ठीक है, वो अनक्लीन मतलब कि ख़राब जगह को टच करते हैं, सरफेस को टच करते हैं। एंड पुटिंग थिंग्स डायरेक्टली इनटू द माउथ, और बच्चे सीधे उसको फिर मुंह में डाल लेते हैं। इसके अंदर की भी कुछ साइंस बताई जाती हैं, जैसे कि ये जो टोमेटो फ्लू है ना, वो कॉक्सैकाई वायरस A16 के द्वारा स्प्रेड होता है। ये बिलोंग करता है एंटेरोवायरस फैमिली से। हैंड, फूट एंड माउथ डिसीज, जिसको शॉर्टकट में HFMD बोलते हैं, ये एक फ्रिक्वेंट फेब्राइल रैश इलनेस माना जाता है। ज्वर संबंधी ये एक रोग होता है बच्चों में जो कि फैलता है एंटीरोवायरस, जिसको शॉर्टकट में EV बोलते हैं, कॉक्सैकाई A16, EV A71, कॉक्सैकाई A6, कॉक्सैकाई B एंड एको वायरस। अगली न्यूज़ आई है जो इंडिया और चाइना के रिलेशन को बताती है। इसमें बताया गया है कि चाइना वीज़ा के लिए जो बैन लगाया गया था उसको ईज़ करना चाहता, सरल बनाना चाहता है, ताकि जो इंडियन स्टूडेंट है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा चाइना पढ़ाई करने के लिए जा सके। फिर भी अभी यूनिवर्सिटी की परमिशन में कई सारी हर्डल्स हैं, ट्रैवल को लेकर के अभी भी प्रॉब्लम है। चाइना ने अनाउंस किया है मंडे के दिन कि इंडियन स्टूडेंट will starting Wednesday be able to apply for visas to return to resume their studies। उनका कहना है वीज़ा मिल जाएगा, आप उसकी चिंता मत करिए, चाइना अब जो बैन लगाया गया था उसको रिज्यूम करने वाला है। चाइना की एम्बेसी है इंडिया में। इसके साथ साथ में इन सेवरल अदर कंट्रीज इशू अपडेटेड प्रोसीजर ऑन मंडे फॉर वीज़ा एप्लीकेशन which include in its list of visa category application for newly enrolled and returning student। तो ये जो वीज़ा है इसमें दोनों लोग शामिल हैं, ऐसे लोग जो वहाँ पढ़ाई कर रहे थे, कोरोना के चलते चलते घर आ गए, या फिर ऐसे व्यक्ति जो कि वहाँ पर नया एडमिशन लेना चाहते हैं। आगे बताया जाता है कि 23,000 से भी ज़्यादा इंडियन स्टूडेंट ऐसे हैं जो जिन्होंने इनरोलमेंट कराया है चाइना की यूनिवर्सिटी में 2019 में। चाइना ने नवंबर 2020 में बैन कर दिया था इंडिया को फ्रॉम ट्रैवलिंग सिटिंग द पेंडेमिक, ठीक है। कोरोना के चलते चलते नवंबर 2020 से उसने ट्रैवलिंग के लिए बैन लगा दिया था। फिर जुलाई में क्या हुआ था, ये जो वीज़ा रूल्स थे ना फाइनली ईज़ कर दिए गए थे, हटा लिए गए थे, ताकि अलाउ किया जा सके इमीडिएट फैमिली मेम्बर टू ट्रैवल।
The resumption of issuing student visas is significant step in enabling the return of thousands of Indian students, most इन मेडिकल यूनिवर्सिटीज़, ज़्यादातर जो बच्चे हैं मेडिकल यूनिवर्सिटी जाते हैं पढ़ाई करने के लिए, ठीक है, हु हैव बीन वेटिंग फॉर मोर देन 2 ईयर टू रिज्यूम देयर स्टडी। 2 साल से भी ये इंतज़ार कर रहे हैं कि कब इनकी पढ़ाई कंटिन्यू रहेगी। आगे बताया जा रहा है स्टूडेंट श्रीलंका के, पाकिस्तान के, रिसेंटली इन्होंने ट्रैवल किया था चाइना की चार्टर्ड फ्लाइट के माध्यम से। एक ग्रुप ऑफ मोर देन 100 इंडियन बिजनेस पीपुल दिस मंथ आल्सो चार्टर्ड ए फ्लाइट ऑन चाइना साउदर्न एयरलाइंस टू रिटर्न टू द ट्रेडिंग हब ऑफ यीवू। कई सारे बिजनेसमैन भी गए, पाकिस्तान के स्टूडेंट गए, श्रीलंका के स्टूडेंट गए, तो फिर इंडिया वाले भी जाने वाले। तो भारत की और चाइना की गवर्नमेंट, ठीक है, वो नेगोशिएट कर रही है कि हम कैसे करके डायरेक्ट फ़्लाइट को रिजम्प कर सकते हैं, फिर से रिजम्पशन उसको चालू कर सकते हैं, जो कि 2 साल से बंद पड़ी थी। अगली न्यूज़ हम देखने वाले हैं एमएसपी को लेकर के और नेचुरल फार्मिंग को लेकर के। एमएसपी जिसको मिनिमम सपोर्ट प्राइस बोलते हैं, मार्केट का प्राइस कम ज़्यादा होते रहता है, ठीक है, तो किसानों को उसकी फसल का सही दाम देने के लिए गवर्नमेंट फसल की बुआई के पहले एमएसपी की घोषणा करती है कि हम आपको आपकी जो गेहूं है, आपकी धान है, इस रेट पर खरीदेंगे। जब गवर्नमेंट ये घोषणा कर देती है तो उस हिसाब से फिर जो प्राइवेट प्लेयर रहते हैं, किसान उन लोगों को भी बोलते हैं कि देखो हम सरकार इतने में ख़रीद रही तो आप भी हमसे इतने में लो, नहीं तो हम सरकार के पास बेचेंगे, आपको नहीं बेचेंगे। तो मतलब किसानों को सही प्राइस उसका मिल जाता है। तो 22 फसलों के लिए गवर्नमेंट इसकी घोषणा करती है, लेकिन ज़्यादातर बताया जा रहा धान और गेहूं की ही खरीदी एमएसपी पर होती है। पैनल ने बातचीत चालू कर दी है एमएसपी को लेकर के, साथ साथ में नेचुरल फार्मिंग को लेकर के। जो पहली मीटिंग थी कमेटी की, किसके ऊपर बनाई गई थी? मिनिमम सपोर्ट प्राइस के ऊपर, जिसके हेड हैं फॉर्मर यूनियन एग्रीकल्चर सेक्रेटरी संजय अग्रवाल। यहाँ पर हमें कुछ डिस्कशन दिखाई दिया है नेचुरल फार्मिंग को लेकर के, साथ साथ में चेंजिंग क्रॉपिंग पैटर्न इन द कंट्री। इसके साथ साथ में एमएसपी को इंश्योर करना है हमारे फार्मर को कि कहीं पर भी बेचें उनको कम से भी कम एमएसपी तो मिल जाए। क्योंकि जो प्राइवेट आदमी रहते हैं, जैसे कि मैं एक व्यापारी हूँ, मेरे घर के किनारे किसी का घर है, मैं एक व्यापारी हूँ और वो मेरे को अपने यहाँ माल बेच रहा है, तो मैं क्या काम करूँगा, एमएसपी से कम में ख़रीदूँगा और सरकार के पास ले जाके उसको बेच दूँगा एमएसपी में। इस प्रकार से मैं मुनाफा कमाऊँगा, इससे किसानों को नुकसान होता। तो किसान चाहते हैं कि कोई भी खरीदे, हम बेचने के लिए तैयार है, लेकिन हमको एमएसपी मिलना चाहिए। यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री का कहना है ये जो डेलिब्रेशन है, ठीक है, अभी क्या है, विचार विमर्श चल रहा है इन द पैनल फॉर स्ट्रेटजी एंड वे फॉरवर्ड। स्ट्रेटजी क्या रहेगी, आगे क्या हमारा सोच है, इसके बारे में बातचीत चल रही है। पैनल ने विचार विमर्श किया है कुछ स्ट्रेटजी की हम क्या करेंगे, कृषि विज्ञान केंद्र खोलेंगे, इसके साथ साथ में कुछ और भी रिसर्च और डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन खोलने वाले हैं जो कि नॉलेज सेंट्रिक रहेंगे। इसके अलावा डिस्कशन किया गया था कि हम इंट्रोड्यूस करेंगे एक नेचुरल फार्मिंग सिस्टम को, इसके लिए हम कुछ करिकुलम भी निर्धारित करेंगे, स्किल को डेवलप करेंगे यूनिवर्सिटी में, जहाँ भी जो भी इंस्टीट्यूशन है वहाँ पर, ठीक है। तो स्ट्रेटजी सजेस्टेड अंडर क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन पॉलिसी। हमारी स्ट्रेटजी में क्या शामिल है कि आप गेहूं और धान मत लगाइए, आप मक्का भी लगाइए, ठीक है, इसके अलावा आप दाल लगाइए, चने लगाइए, मूंगफली लगाइए, तिलहन लगाइए, ऐसा इनका कहना है। कुछ सजेशन आए हैं जिसमें इंक्लूड है मैपिंग ऑफ एग्जिस्टिंग क्रॉपिंग पैटर्न। हाल है में जो क्रॉपिंग का पैटर्न चल रहा है उसकी हमें मैपिंग करना है, जो एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स हैं प्रोड्यूसर और कंज्यूमर स्टेट के। केरल की एक न्यूज़ आई है, केरल सवारी एक सार्वजनिक विकल्प के रूप में भारत की पहली ऑनलाइन टैक्सी सेवा है।
केरल सरकार अपनी ऐप आधारित टैक्सी सेवा क्यों चालू कर रही है? ये मौजूदा निजी कंपनियों से किस प्रकार से भिन्न है? जैसे कि आप ओला देख रहे हो, उबर, केबर, दुनिया भर का देख रहे हैं। केरल ने ऑटो टैक्सी कर्मचारियों को उचित पारिश्रमिक के साथ साथ यात्रियों को अच्छी सेवा सुनिश्चित करने के लिए केरल सवारी लॉन्च किया है। इसका संचालन श्रम विभाग के तत्वाधान में मोटर वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड करता है। केरल सवारी सरकार द्वारा निर्धारित दर के अतिरिक्त केवल 8% पैसा ही कमा पाएगी, लेकिन ठीक है, 8% सर्विस चार्ज में से 6% तो टेक्निकल पार्टनर को मिल जाएगा और 2% इस योजना के क्रियान्वयन और यात्रियों और ड्राइवरों को प्रमोशनल इंसेंटिव मिलने वाला। केरल सवारी महिला, बच्चे, वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक सुरक्षित और विश्वसनीय ऑनलाइन सेवा है। आवश्यक उचित ट्रेनिंग के अलावा योजना में शामिल होने वाले ड्राइवरों के लिए एक पुलिस मंजूरी प्रमाण पत्र भी जरूरी है। केरल ने ऑटो टैक्सी श्रमिकों को उचित, मेहनताना, यात्रियों को उचित और सभ्य सेवा देने के लिए राज्य सरकार के स्वामित्व वाली देश की पहली ऑनलाइन टैक्सी सेवा केरल सवारी को लॉन्च किया है। श्रम विभाग के अंडर में काम करती है। मोटर वर्कर वेलफेयर बोर्ड संचालित करता है। ठीक है, बिना किसी सर्च प्राइस के गवर्नमेंट अनुमोदित किराए पर जनता के लिए खोली गई है। केरल सवारी ऐप को जल्द ही ऑनलाइन प्लेटफार्म पर जनता के लिए उपलब्ध कराया जाएगा, क्योंकि यह भी गूगल की जांच के दायरे में है। तो गवर्नमेंट आखिर इसको चालू क्यों करना चाहती है? निजी ऐप आधारित कैब एग्रीगेटर द्वारा कथित अनुचित व्यापार प्रथाओं को अपनाया जाता है, उपभोक्ताओं के अधिकारों का उल्लंघन किया जाता है। ये एक सरकारों का प्रमुख चिंता का विषय है। हाल ही में केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने कैब एग्रीगेटर ओला, उबर को अनुचित व्यापार प्रथाओं और उपभोक्ता अधिकारों के उल्लंघन के लिए नोटिस भी दिया था। यात्री अक्सर सेवाओं की कमी के बारे में शिकायत करते रहते हैं, जिसमें पीक आवर्स के दौरान अत्यधिक किराया वसूलना, ड्राइवरों की ओर से अव्यावसायिक व्यवहार करना, ग्राहक सहायता से उचित प्रतिक्रिया की कमी है, कैब चालक द्वारा बुक की गई सवारी को स्वीकार करने से इनकार करना, ठीक है, और फिर आपको पैसा भी रिटर्न नहीं मिलेगा। इस प्रकार से शिकायत आती रहती है। तो यही एक बेसिक पृष्ठभूमि है कि केरल सरकार ने जनता के लिए ऑटो टैक्सी सेवा प्रस्तुत करी है, प्लेटफार्म के साथ आने का फैसला लिया। अब चूंकि निजी कंपनी लाभ कमाने पर ध्यान देती हैं, गवर्नमेंट द्वारा जो कंट्रोल ऑनलाइन टैक्सी सेवा है ना, ये लाभ कमाने पर नहीं रहेगी। इसमें दोनों को फ़ायदा होगा, चालकों को भी, मालिकों को भी, और जो उसमें बैठ रहे हैं उन लोगों को भी।